नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। दीपावली के ठीक पहले नवाबों के शहर लखनऊ में अपने हुनर से माटी में जान डालने वाले कलाकारों का जमावड़ा लगा है। 13 नवंबर तक डालीबाग स्थित खादी भवन के परिसर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई जिलों के माटी कलाकार अपने उत्पादों के पूरे रेंज के साथ आए। इसका मकसद स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और आयातित चीजों से निर्भरता कम करना है। इस पहल से एक जिला एक उत्पाद को भी बढ़ावा मिलेगा। योगी सरकार ने इस दिशा में पहल की और इससे जुड़े लोगों को प्रोत्साहित भी कर रही है। राजधानी लखनऊ में डालीबाग स्थित खादी भवन के परिसर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की ओर से अनूठे मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अपनी काबिलियत और मेहनत से मिट्टी में जान डालकर उससे तरह तरह के सामान तैयार करने वाले कलाकारों का जमावड़ा यहाँ लगा है। इस मेले में कई जिलों के माटी के कलाकार अपने उत्पादों के साथ आए हैं। हर जिले के उत्पादों के लिए 2-2 स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं। इन स्टॉलों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यही नहीं, 10 दिन के रहने का खर्च भी माटी कला बोर्ड ही वहन करेगा। माटी कला मेले में गोरखपुर के टेराकोटा, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और खुर्जा के मिट्टी के कुकर और कढ़ाई के साथ आगरा, लखनऊ, कुशीनगर, मिर्जापुर, आजमगढ़, चंदौली, उन्नाव, बलिया, कानपुर, पीलीभीत, इलाहाबाद, वाराणसी, बांदा और अयोध्या के मिट्टी के बने खास उत्पाद अपने पूरे रेंज में उपलब्ध है। दिवाली के पहले हो रहे इस मेले में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और डिजाइनर दिए खास आकर्षण हैं। मेले में सिर्फ संबंधित जिले के उत्पादों की भरपूर रेंज ही नहीं होगी, बल्कि किस तरह उनको बनाया जाता है उसका जीवंत प्रदर्शन होगा। आधुनिक चाक पर अलग अलग जिलों के कलाकारों को ऐसा करने का मौका दिया जाएगा। पहले की अपेक्षा में डबल फायदा है। पहले हम लोग ये अगर दिया बनाना होता तो खोद के एक दिन भर में 25-30 दिया बनाते। अब दिन भर में कम से कम 1000 दिया हम बनाते हैं। तो जितना भी सराहना करें हम लोग का, मैं कोट प्रणाम करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसलिए कि हम गरीब कुटिया में इस तरह के सामान को दे करके हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चाइना से आता था वो सब जगह आपको मिलता हुआ दिखेगा और इसी प्रकार की हर जगह भी प्रदर्शनी की जा रही है, हर जनपद में। तो ये एक कल्पना थी हमारे प्रधानमंत्री जी की, वोकल लोकल बने, तो आज वोकल लोकल बन रहा है। और साथ ही साथ जो हमारे मुख्यमंत्री जी की एक उनके अंदर विश्वास था और उन्होंने प्रेरणा दी कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो कुम्हार हैं उन लोगों की आमदनी बढ़े और साथ ही साथ जो चाइना से सामान आता था उसको भी उत्तर प्रदेश अब रिप्लेस करे। बदले वैश्विक परिदृश्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा रही है कि इस बार की दीपावली में कुछ ऐसा किया जाए कि चीन से आयातित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों और डिजाइनर दियों की बजाय देश में बने उत्पाद ही अधिक से अधिक बिके। इसमें सबसे बड़ी चुनौती उत्पादों की फिनिशिंग और दाम को लेकर थी। इसके लिए माटी कला बोर्ड ने इनको बनाने वालों के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए। उनकी मांग के अनुसार लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के अलग अलग साइज के मॉडल तैयार किए गए। इसके पीछे योगी सरकार का मकसद है कि मिट्टी के उत्पाद तैयार करने वाले पेशे से जुड़े लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाए। इसके साथ ही माटी कला बोर्ड लगातार उत्पादन क्षमता बढ़ाने, गुणवत्ता में इनको बेहतर बनाकर बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास कर रहा है। कोरोना संकट ने राज्यों के रोजगार प्रबंधन वित्तीय क्षमताओं को परखा है। लॉकडाउन के दौरान लाखों मजदूरों को रोजगार देने में राज्यों ने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। उन प्रयासों के परिणाम के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रैंकिंग दी है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश ने शीर्ष 5 राज्यों में जगह बनाई है। एमएसएमई के जरिए रोजगार देने में यूपी देश के 5 टॉप राज्यों में शामिल हुआ। आरबीआई ने देश के सभी राज्यों का आकलन कर एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की रिपोर्ट तैयार की है। रोजगार और आर्थिक मोर्चे पर योगी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के सेक्टर के जरिए सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यूपी देश का 5वां सबसे सफल राज्य बन गया है। रिजर्व बैंक की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कई राज्यों को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश ने शीर्ष 5 में जगह बनाई है। आरबीआई ने देश के सभी राज्यों का आकलन कर एमएसएमई सेक्टर में रोजगार की रिपोर्ट तैयार की है। केंद्रीय बैंक के आंकड़े बताते हैं कि एमएसएमई के जरिए रोजगार सृजन के मामले में राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य यूपी से पीछे हैं। आरबीआई ने कोरोना संकट काल में योगी सरकार के रोजगार सृजन के आंकड़ों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। रिजर्व बैंक की रैंकिंग में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है।
कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में दूसरे राज्यों में फंसे 40 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का बड़ा फैसला लेने के साथ ही योगी सरकार ने उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौती भी पूरी की है। योगी सरकार ने 20 लाख से ज़्यादा मजदूरों की स्किल मैपिंग कराकर उन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के जरिए अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार से जोड़ा है। सरकार ने फिक्की और IIA के साथ 6 लाख मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का समझौता किया। लघु उद्योग जैसी संस्थानों के साथ 5 लाख रोजगार सृजन का MOU कर कुल 11 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। कोरोना संकट के दौर में योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना रोजगार के मामले में गेम चेंजर साबित हुई। MSME के अंतर्गत शुरू की गई इस योजना के जरिए राज्य सरकार ने स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के साथ ही व्यापार से भी जोड़ा। ODOP के तहत हर जिले के एक उत्पाद को ब्रांड बनाकर राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग की। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ सरकार ने ऑनलाइन व्यापार के MOU ने योजना को गति दी। बड़े जिलों के साथ ही जौनपुर, एटा, पीलीभीत, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जैसे छोटे जिले भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ रोजगार के केंद्र बन गए। योगी सरकार ने तो माफिया मुख्तार अंसारी और उसके साथियों पर शिकंजा कसा ही है। मुख्तार की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक समाज सेवी ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को ज्ञापन सौंपकर मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूपी सरकार जहां एक और मुख्तार अंसारी की करीबियों पर शिकंजा कस रही है, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्तार की विधानसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। वाराणसी के माफिया विरोधी मंच के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के पास आवेदन दिया है। उनकी दलील है कि अगर कोई विधायक सदन की कार्रवाई के दौरान लगातार गैर हाजिर रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी विधानसभा के किसी भी सत्र या संवैधानिक चर्चा में शामिल नहीं रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई विधायक लगातार 60 दिन तक सत्र में गैर मौजूद रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए मुख्तार अंसारी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आवेदन में कहा गया है कि पूर्वांचल की मऊ सदर सीट पर विकास का ना तो कोई काम हो रहा है। मुख्तार अंसारी पिछले 10 साल से जेल में बंद हैं। फिलहाल वो पंजाब के रोपड़ जेल में हैं। मुख्तार और उसके करीबी पहले से ही योगी सरकार के निशाने पर हैं। यूपी पुलिस मुख्तार के दर्जन भर से अधिक करीबियों की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 स्नातक और 6 शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र की खाली सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 12 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 17 नवंबर तक नाम वापसी होगी और फिर 1 दिसंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और इलाहाबाद, झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद के चुनाव होने हैं। प्रदेश में महिला उत्पीड़न बढ़ने का आरोप लगाकर महानगर और जिला कांग्रेस ने राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरुषा राणा को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उरुषा राणा परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करने पहुंची थी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया था। सभी को हिरासत में लेकर पुलिस ने इको गार्डन भेज दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता महिला सुरक्षा और किसानों के मुद्दे को लेकर परिवर्तन चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने सभी को पहले ही हिरासत में ले लिया। विधानसभा चुनाव साल 2022 में होना है, लेकिन इसे लेकर सियासी सरगर्मी अभी से देखने को मिलने लगी है। विपक्षी दल तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर टूट पड़े हैं। इसी कड़ी में रायबरेली में कांग्रेस और सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम और सब्जियों की आसमान छूती कीमतों के विरोध में रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गले में आलू और प्याज की माला पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। 2 जून की रोटी के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। पहले कोरोना लॉकडाउन ने रोजगार छीना, अब महंगाई ने थाली से खाना छीन लिया है।
ज्ञापन इसलिए दिया है कि हमारी थाली खाली हो गई है, क्योंकि हमारी थाली में न दाल है, ना आलू है, ना सब्जियां हैं, ना तेल है, तो हम महिलाएं अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे। जब से मोदी योगी जी की सरकार आई, निरंतर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हम उसी के परिप्रेक्ष्य में सारे कांग्रेस के लोग ये उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि ये महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, जिससे हमारा गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपना भरपेट भोजन कर सकें, और जो महंगाई बढ़ रही है इस पर नियंत्रण किया जाए, भारी कमी किया जाए। उधर सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में आई है, तब से कमर तोड़ महंगाई है। आलू, प्याज, सब्जी, दाल, चावल, धान के सब के रेट आसमान छू रहे हैं। महिलाओं का सम्मान नहीं बरकरार है। आए दिन सड़कों पर गोली मार दी जा रही है हमारी बहनों को, आए दिन बलात्कार हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बाबा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम मस्त है। उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से, देश की बेरोजगारी से, देश की महंगाई से, GDP से, किसी भी चीज से मतलब नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले यूपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सियासत की शतरंज पर सियासी दल अभी से राजनीतिक गोटियां बिछाने में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर सत्ता की चाहत में पार्टियां सड़कों पर उतरकर रास्ते की तलाश करने लगी हैं। जैसे जैसे सर्दी अपना दायरा बढ़ा रही, वैसे वैसे वायु प्रदूषण भी आबो हवा में जहर घोलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम महानगर प्रदूषण की चपेट में है, जिसे नजरअंदाज करना सेहत के लिए समझौता करना होगा। राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की ओर है। इससे हर इंसान प्रभावित है। प्रदूषण के मामले में लखनऊ पूरे देश में 15वें स्थान पर आ गया है। लखनऊ में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। AIQ अब खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के करीब पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए घातक है। उत्तर भारत के राज्यों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल आ रही है, साथ ही आंखें जल रही हैं। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाए गए कानून और नियम बेमानी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वायु प्रदूषण में कमी नहीं दिख रही है। प्रदूषण बढ़ने से ज्यादातर महानगरों में एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता बिगड़ चुकी है। राजधानी लखनऊ में वायु प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 369 के करीब पहुंच गया है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी घातक है। इसके अलावा सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी प्रदूषण जानलेवा है। राजधानी लखनऊ में दिन पर दिन हवा की खराब गुणवत्ता से लोगों को अब सांस की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि जल्द ही दिवाली का त्यौहार जो है वो करीब है, और दिवाली के त्यौहार को देखते हुए NGT ने पटाखों के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, कुछ नए अपने गाइडलाइन जारी किए हैं। इस समय की अगर मैं बात करूं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 369 पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज, परिवर्तन चौराहा, लालबाग, डालीगंज, कैसरबाग और चौक समेत तमाम इलाकों में सीवर का काम चल रहा है। इसके कारण हवा में उड़ती धूल से प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है। जिलाधिकारी ने जहां संबंधित अफसरों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल निगम के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्लांट की गिट्टी मिक्स करने वाले वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद दिया। इस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्लांट में आग लगा दी और स्टोर को भी जलाकर खाक कर दिया। अमेठी जिले के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के गांव भटमऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फेज 2 का बैचिंग प्लांट, लैब और स्टोर बना हुआ है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगे मिक्सर ट्रक की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। हादसे की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे निर्माण में लगी एजेंसी के अधिकारियों से कहासुनी के बाद बैचिंग प्लांट के साथ ही स्टोर और लैब में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा प्लांट धू धू कर जलने लगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तत्काल पहुंची, उनके द्वारा आग बुझाई गई और तत्काल स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया। और सूचना मिलते ही मैं और कप्तान साहब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। और इसमें जो मृतक है, जो पीड़ित है, उसको मुआवजे की धनराशि की घोषणा कर दी गई है। साथ ही जो कंपनी है उसके द्वारा भी इसमें मुआवजा धनराशि की घोषणा कर दी गई है। आग पे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है तथा स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। हादसे और आगजनी की खबर मिलते ही जिलाधिकारी सहित पुलिस और प्रशासन के तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर डीएम ने हालात का जायजा लिया और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
रामपुर की टांडा तहसील में झोला छाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस द्वारा झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई न करने से नाराज परिजनों ने पहले थाने में हंगामा किया और बाद में आधी रात को शव लेकर जिलाधिकारी आवास पहुंच गए। इसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में दखल देते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। मामला रामपुर जिले के तार का मजरा गांव का है। यहां के रहने वाले उमेश की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन उसे ढक्का नगलिया गांव में एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गए। इलाज के बाद वहां से परिजन उमेश को लेकर घर लौटे, जहां अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में उमेश की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने झोला छाप डॉक्टर के घर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस झोला छाप को कोतवाली ले आई और यहाँ पर काफी देर तक हंगामा करने के बाद परिजन उमेश के शव को लेकर जिलाधिकारी आवास पहुँच गए। आधी रात को डीएम आवास पर भीड़ देख पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने ग्रामीण की बात सुनी और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। जंक्शन लगा दिया उन्होंने मेरे सामने, तो मैंने ये घर से सब जने बुला लिया। उन्होंने पैसे को कई बार पहले कह खाए, अब उसकी बहन की शादी तब पैसे दिए अभी, अब इस मारी मार दी। इसमें एक तो इनसे हम तहरीर लेके उसमें जो पुलिस की कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो भी करेंगे और इस मामले में बाकी सारी जांचें भी करेंगे और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा। बाकी अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और जितने संबंधित साक्ष्य होंगे साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ग्रामीणों ने टांडा थाना पुलिस पर मामले में लापरवाही बरतने और झोला छाप को बचाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने और झोला छाप की जांच कराने का भरोसा देकर हंगामा खत्म कराया। बांदा जिले के बांदा मोहब्बा रोड के पास बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 28 साल के युवक की मौके पर भी मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के समझाने और आश्वासन देने के बाद जाम खुला। घटना सर ये ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। कौन सा ट्रक ने मारी टक्कर? एटीसी फंटी बताई गई है। कहाँ की है, कुछ जानकारी है? अब सर हम जब तक आए हैं जब तक ये लोग सब पन्नी उन्नी निकाल के बॉडी सील करके ला रहे थे। मैंने कहा सर रुकिए, 5 मिनट पिताजी आ गए हैं, ये लोग नहीं माने। अपनी मांगों को लेकर महोबा जिले में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। महोबा मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान इकट्ठा हुए। किसानों की मांग है कि उनके इलाके में धान क्रय केंद्र खोला जाए, इसके साथ ही नलकूपों का बिल माफ किया जाए। किसानों ने आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने की मांग भी शासन प्रशासन से की। इस मौके पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। हमारा धरना आज धान केंद्र खोलने के लिए है, जो किसानों का कुछ जगह में हमारा धान हुआ है जो सही मूल्य पर बिक सके। दूसरा, किसानों के बिजली बिल माफ़ किए जाएं। तीसरा, हमारा अन्न प्रथा रोकी जाए। जनपद के किसानों द्वारा आज लोकल स्तर पे जो समस्याएं हैं, चाहे किसी की व्यक्तिगत समस्या हो या चाहे ओवरऑल जिले के किसानों की समस्या हो, उसको ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और लोगों के जो प्रार्थना पत्र थे वो भी उपलब्ध कराए गए। सूचना का अधिकार अधिनियम का मखौल किस तरह से उड़ाया जा रहा है, इसकी झलक ललितपुर जिले के विकासखंड बार की घटना से लगाया जा सकता है। विकासखंड बार के गदियाना गांव के रहने वाले करण सिंह ने 27 जुलाई को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर विकास कार्यों में घपलेबाजी का आरोप लगाते हुए आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। करण सिंह के मुताबिक उन्हें सिर्फ साल 2016-17 में कराए गए कार्यों की आधी अधूरी जानकारी दी गई। इसके बाद के काम का ब्यौरा नहीं दिया गया। जब वो इसकी शिकायत करने ब्लॉक पहुंचे तो उनकी नजर परिसर के एक कोने पर जमा रद्दी के ढेर पर पड़ी, जहां अन्य सरकारी दस्तावेजों के अलावा उनका प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ था। करण सिंह का कहना है कि उन्होंने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की और ग्राम विकास के अधिकारियों का भौतिक सत्यापन कराने की मांग की गई है। सबसे पहले हमने लोगों ने शिकायत की थी एक नाली के बारे में, जिसके बारे में हमने डीएम साहब को दिया था। शुक्ला जी थे डीएम साहब। उसके बाद 2-4 अधिकारी भी आए थे जांच करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने सूचना के अधिकार से जनसूचना मांगी 27/7/2020 को। उसके बाद 1 महीने बाद सेक्रेटरी हैं जो हमारे विनीत दुबे, उनने 8,710 रुपये की मांग भी की। तो उसके बाद हम लोगों ने 8,710 रुपये भर दिए। उसके बाद उन्होंने कहा 1 महीने का और टाइम लेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने 1.5 महीना हो गया। इसके बाद उन्होंने 20 तारीख को भेजी है, उसमें रद्दी भर दी उसमें सर। के मामले में क्या है कि अपील जो है प्रथम अपील करने सहायक विकास अधिकारी पंचायत के या मेरे यहाँ अपील करने, उनको सूचना जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अगर गलत और उस सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर गलत सूचना दिया है उन्हें। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।